हजारों सालों से इंसान अपने आसपास की दुनिया को देखकर सोचता आया है, ये दुनिया, ये पत्थर, ये पानी, ये हवा आखिर किस चीज से बनी है। तो चलिए आज इसी सदियों पुरानी पहेली को सुलझाने के सफर पर निकलते हैं। ये वो सवाल है जिसने बड़े बड़े दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को सदियों तक सोचने पर मजबूर किया। और इसका जवाब ढूंढना ना किसी जासूसी कहानी की तरह है, जहां सुराग एक एक करके सामने आते हैं। और कमाल की बात यह है कि करीब करीब एक ही समय में दुनिया के दो अलग अलग कोनों में लोगों ने एक जैसा ही सोचा। भारत में महर्षि कर्णाद ने कहा कि हर पदार्थ परमाणु से बना है, एक ऐसा कण जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। वहीं ग्रीस में डेमोक्रिटस ने उसे एटम कहा, जिसका मतलब भी यही था, जिसे काटा न जा सके। मतलब दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचे थे। हालांकि ये आइडिया बहुत जबरदस्त था, पर सदियों तक ये सिर्फ एक विचार ही बना रहा। फिलॉसफी का हिस्सा था, साइंस का नहीं। क्यों? क्योंकि इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था, कोई सबूत नहीं था। ये बस एक लॉजिक था। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। 18वीं सदी के आखिर तक साइंस ने तरक्की कर ली थी। अब वैज्ञानिकों के पास बेहतर उपकरण थे और वो तत्वों यानी एलिमेंट्स और यौगिकों यानी कंपाउंड्स के बीच का फर्क साफ साफ समझ सकते थे। और यहीं से पदार्थ के रहस्य की असली जासूसी शुरू हुई। यहीं पर हमारे वैज्ञानिकों को मिले पहले पक्के सुराग। इन्हें संयोजन या लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन कहा गया। ये वो नियम थे जिन्हें लेवोजियर और प्राउस्ट जैसे वैज्ञानिकों ने ढेरों एक्सपेरिमेंट्स के बाद दुनिया के सामने रखा। पहला सुराग था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये सुनने में भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में न तो कोई चीज बनती है और ना ही खत्म होती है। जितना वजन रिएक्शन से पहले था, उतना ही वजन रिएक्शन के बाद भी रहेगा। इसे साबित करने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार एक्सपेरिमेंट किया गया। एक बंद फ्लास्क में दो अलग अलग केमिकल लिए गए और उनका वजन किया गया। फिर फ्लास्क को टेढ़ा करके दोनों को मिला दिया गया। रिएक्शन हुआ और जब फ्लास्क को दोबारा तौला गया तो वजन बिल्कुल पहले जितना ही था, 1 ग्राम भी कम या ज्यादा नहीं। ये पक्का सबूत था। दूसरा बड़ा सुराग था स्थिर अनुपात का नियम। ये नियम कहता है कि कोई भी कंपाउंड जैसे पानी हमेशा एक फिक्स्ड रेसिपी से ही बनता है। चाहे पानी कहीं से भी लो, नदी से, समंदर से या लैब में बनाओ, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजन का अनुपात हमेशा हमेशा एक ही रहेगा। जैसे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजन का अनुपात हमेशा 1 और 8 का होता है, वैसे ही अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात हमेशा 14 और 3 का होता है। ये एक यूनिवर्सल नियम था जो कभी नहीं बदलता। तो अब वैज्ञानिकों के हाथ में 2 बड़े सुराग थे। एक कि वजन कभी घटता बढ़ता नहीं, और दूसरा कि हर कंपाउंड की एक फिक्स्ड रेसिपी होती है। पर सवाल ये था कि ऐसा होता क्यों है? इन दोनों नियमों के पीछे का गहरा राज क्या था? और यही एंट्री होती है इस कहानी के हीरो की, जॉन डाल्टन। डाल्टन वो जीनियस थे जिन्होंने इन सारे बिखरे हुए सुरागों को एक साथ जोड़ा और दुनिया को एक ऐसी थ्योरी दी जिसने साइंस की शक्ल ही बदल दी। डाल्टन एक बहुत ही साधारण परिवार से थे। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। ये दिखाता है कि उनके अंदर सीखने और सिखाने की कितनी जबरदस्त लगन थी। 1808 में डाल्टन ने अपनी मशहूर एटॉमिक थियरी दी। उन्होंने कहा, हर चीज परमाणुओं से बनी है। ये परमाणु अविभाज्य हैं, मतलब इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। इसी से द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ में आ गया और उन्होंने कहा कि परमाणु जब जुड़कर कंपाउंड बनाते हैं तो हमेशा एक सरल फिक्स्ड अनुपात में जुड़ते हैं। इससे स्थिर अनुपात का नियम भी एक्सप्लेन हो गया। है ना कमाल? तो ये तो साफ हो गया कि दुनिया परमाणुओं से बनी है। लेकिन अब अगला बड़ा सवाल था कि ये परमाणु आखिर है कैसा? ये दिखता कैसा है? ये कितना बड़ा है? चलिए जरा इन अदृश्य बिल्डिंग ब्लॉक्स को करीब से देखते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जैसे एक पूरी दीवार छोटी छोटी ईंटों से बनती है या एक चींटी का घर रेत के छोटे छोटे कणों से, ठीक वैसे ही हमारे आसपास की हर चीज इन नन्हे परमाणुओं से मिलके बनी है। पर ये होते कितने छोटे हैं? इतने छोटे कि हम सोच भी नहीं सकते। इन्हें नापने के लिए एक खास यूनिट का इस्तेमाल होता है, नैनोमीटर। अंदाजा लगाइए, 1 मीटर के अंदर 1 अरब नैनोमीटर होते हैं।
इस टेबल से थोड़ा और अंदाजा लगेगा। अगर एक सेब के साइज से तुलना करें तो एक हाइड्रोजन का परमाणु खरबों गुना छोटा होता है। हम वाकई एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जिसे आंखों से देखना नामुमकिन है। तो सवाल ये है कि अगर ये इतने छोटे हैं तो क्या हम इन्हें कभी देख भी सकते हैं? सदियों तक इसका जवाब नहीं था, लेकिन आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम एटम्स की सतह की तस्वीरें ले सकते हैं, जैसे कि ये सिलिकॉन की सतह की शानदार तस्वीर। अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो वैज्ञानिकों को उनके नाम लिखने के लिए एक शॉर्टकट चाहिए था। डाल्टन ने तो उनके लिए चित्र बनाए थे, लेकिन बाद में बर्जीलियस ने एक आसान तरीका सुझाया। एलिमेंट के नाम के पहले 1 या 2 अक्षरों का इस्तेमाल करो, और यही सिस्टम आज भी चलता है, जिसे IUPAC नाम की एक संस्था कंट्रोल करती है। चलिए, अब तक हमने अकेले परमाणुओं के बारे में तो जान लिया। अब देखते हैं कि ये परमाणु आपस में मिलकर अणु और बड़ी-बड़ी चीजें कैसे बनाते हैं, यानी ये दुनिया बनाते कैसे हैं। इसे समझने के लिए एक बड़ा मजेदार तरीका है। सोचिए कि हर परमाणु के हाथ या बाहें होती हैं, जिसे साइंस की भाषा में संयोजकता या वैलेंसी कहते हैं। जैसे इंसान के 2 हाथ होते हैं और ऑक्टोपस के 8। ये हाथ ही तय करते हैं कि एक परमाणु दूसरे परमाणुओं से कितने बॉन्ड बना सकता है। और इसी वैलेंसी का इस्तेमाल करके हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसकी एक सिंपल ट्रिक है क्रिस क्रॉस मेथड। बस दोनों तत्वों के सिंबल और उनकी वैलेंसी लिखिए, और फिर वैलेंसी के नंबर को क्रॉस करके एक दूसरे के नीचे लिख दीजिए। बस आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला मिल गया, Al2O3। ये देखने में एक बहुत ही सरल नियम लगता है ना? लेकिन ये छोटा सा नियम बहुत पावरफुल है। इसी एक नियम से हम साधारण नमक से लेकर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स तक किसी का भी केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये केमिस्ट्री की अपनी भाषा है। तो एक पुराने दार्शनिक विचार से शुरू होकर हम डाल्टन के ठोस वैज्ञानिक सिद्धांत तक पहुंचे। डाल्टन ने हमें पदार्थ की एक बहुत साफ तस्वीर दी, लेकिन साइंस कभी एक जगह नहीं रुकता। डाल्टन का सबसे बड़ा दावा था कि परमाणु अविभाज्य है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। पर क्या ये बात पूरी तरह सच थी? क्या हो अगर परमाणु के अंदर भी एक पूरी नई दुनिया छिपी हो? बस यही सवाल विज्ञान के अगले रोमांचक अध्याय की शुरुआत थी।